नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। देश में प्रचंड गर्मी के बीच बिजली की भारी मांग से देश के कई राज्यों में बिजली का संकट दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। कई राज्यों में बिजली की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर होने से घंटों कटौती की जा रही है। बिजली संयंत्रों में कम उत्पादन के बीच राज्य भारी मांग को पूरा करने के लिए जूझ रहा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश तक उपभोक्ताओं को 2 से 8 घंटे तक की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। देश में मार्च में रिकॉर्ड गर्मी के बाद अप्रैल में भी अत्यधिक गर्मी का कहर लगातार जारी है और ऐसे में बिजली की मांग अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। देश में बिजली की कुल कमी 62.3 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है और देश में कोयले से 70% बिजली का उत्पादन होता है। सरकार दावा कर रही है कि मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला उपलब्ध है, लेकिन बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार 9 सालों में सबसे कम है। कोयले संकट की वजह से भारत के कई हिस्से लंबे समय से ब्लैकआउट का सामना कर रहे हैं, जबकि कुछ उद्योग ईंधन की कमी के कारण उत्पादन में कटौती कर रहे हैं। इस संकट की वजह से महामारी से उपजे मंदी से अर्थव्यवस्था के विकास को खतरा पैदा हो सकता है और आने वाले समय में महंगाई और बढ़ सकती है। जिस तरीके से महंगाई इस समय का अहम मुद्दा है और उसके बाद अब बिजली का संकट महंगाई को और बढ़ा सकता है, तो कोयला संकट से इस समय देश में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी में टेम्परेचर हाई होता जा रहा है, उसी तरह जनता का भी टेम्परेचर गर्मी से हाई होता जा रहा है और उस पर जिस तरीके से बिजली उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं जनता का टेम्परेचर हाई करने वाली बात है। और साथ ही सरकार जिस तरीके से वादा करती हुई नजर आती है कि हम जनता को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे, तो कहीं ना कहीं वो वादे भी अब फेल साबित होते नजर आ रहा है और सरकार पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा होता नजर आ रहा है। तो देश में एक बार फिर से बिजली का संकट पैदा हो गया है। अगर बात की जाए तो कई राज्य इस समय बिजली के संकट से कराह रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से इस समय देश बिजली के संकट से करा रहा है, तो जनता इस समय त्रस्त है। आखिर जिस तरीके से सरकारें वादा करती हैं कि जनता को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी या कराई जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती हुई नजर आ रही है। तो देश में कोयला संकट के बीच दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को अवगत कराया है कि आखिर किस तरह से देश में कोयला संकट है और साथ ही दिल्ली सरकार के सामने क्या कुछ चुनौतियां आएंगी। मेट्रो और अस्पतालों को लेकर बड़े संकट की चेतावनी भी इस दौरान केंद्र सरकार को दे दी गई है। तो वहीं इसी को लेकर रेलवे ने भी अहम तैयारियां की हैं और रेलवे ने तैयारी करते हुए कोयले के संकट के बीच रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है और 24 मई तक पैसेंजर ट्रेनों के 670 राउंड रद्द कर दिए हैं और रोजाना कोयले की 415 ट्रेनें उपलब्ध कराने के लिए रेलवे ने एक बड़ा अहम फैसला लिया है। तो वहीं अगर बात की जाए तो 6 साल में सबसे बुरा बिजली का संकट भारत झेल रहा है और 2 से 10 घंटे की बिजली कटौती से उपभोक्ता जूझते हुए नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी ने जनता का टेम्परेचर हाई कर दिया है। तो वहीं अगर बात की जाए तो देश में बिजली की मांग को लेकर नया कीर्तिमान स्थापित हो गया है। 8000 मेगावाट से ज़्यादा दिल्ली सरकार मांग करती हुई नजर आ रही है और अब पंजाब में बिजली के संकट से हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इस समय बिजली का संकट गहराता जा रहा है और बिजली के संकट गहराने से चलते जनता इस समय परेशान है और कहीं ना कहीं बिजली का संकट जिस तरीके से गहरा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जनता के साथ साथ उद्योगों पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार देश में कोयला संकट की बातें सरकारें करती नजर आती है, लेकिन कोयला संकट के साथ साथ अगर बात की जाए तो
कोयले से उत्पादन होने वाली बिजली का संकट इस समय देश में गहराता जा रहा है और कहीं ना कहीं जनता त्रस्त है उससे। तो देश इस समय गहन समस्या से गुजर रहा है और वो गहन समस्या है बिजली की, क्योंकि बिजली, पानी, सड़क यही वो मुद्दे होते हैं जिन पर सरकार बनती है और जनता भरोसा करती है। लेकिन जब इनमें से कुछ ना दिया जाए या कह सकते हैं बिजली को लेकर इस समय जिस तरीके से संकट गहराता जा रहा है तो जनता के मन में भी कहीं ना कहीं रोष है। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है। मेहमानों से परिचय कराते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे, तमाम बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अनुराग तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। साथ ही वरुण पुरोहित जी कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग तिवारी जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है, क्योंकि सरकारें तो तमाम वादे करती हुई नजर आती हैं, क्योंकि बिजली, सड़क, पानी यही वो बुनियादी मुद्दे होते हैं जिन पर जनता भरोसा करती है और इन्हीं पर सरकार भी बनती है, मैं कहीं ना कहीं मानता हूं। तो आखिर कमी कहां रह जाती है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने आज चर्चा है वो बहुत सार्थक विषय है और इसके लिए मुझे लगता है कि काफी दिनों से एक बहस छिड़ी हुई है पूरे देश में कि जो बिजली का संकट है उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है और क्या सरकारें कर सकती है अपने स्तर पे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो इस बार बिजली का संकट पैदा हुआ है 2022 में और 2021 में, इसमें मुझे लगता है कि सीधे तौर पे आप सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं या फिर कोई भी विपक्ष भी अगर उंगली उठा रहा है वो एक तरीके से सही नहीं माना जा रहा है, क्योंकि इस बार जो बिजली संकट पैदा हो रही है वो पैदा हो रही है हाल के दिनों में। जो पिछले मानसून में एक बहुत अच्छी बारिश हुई थी महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, और कोयला खदानों में वो पानी जो चला गया था जिसकी वजह से प्रोडक्शन, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो प्रभावित हुआ था। पहला कारण अगर देखें तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण है कि कोविड के बाद जैसे जैसे अर्थव्यवस्था सुधर रही थी सभी क्षेत्रों में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो प्रोडक्शन सेक्टर हो, जो भी सेक्टर है वहाँ पे जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ी थी। लोग भी अपनी परचेजिंग पावर बढ़ा रहे थे, लोग भी ज्यादा से ज्यादा मार्केट की तरफ जा रहे थे, स्पेंड ज्यादा कर रहे थे, तो इस तरीके से भी एक बिजली का कंजप्शन बढ़ा था। और उसके अलावा देखा जाए कि अगर मैं डेटा के ऊपर बात करूं तो 2021 में जहां 124 बिलियन यूनिट पर मंथ खपत बढ़ी थी, वहीं 2022 में 132 बिलियन यूनिट पर मंथ की डिमांड बढ़ गई है। तो इसका भी मुख्य कारण वही है कि कोविड के प्रभाव से दुनिया बाहर निकल रही है, अपना देश बाहर निकल रहा है। वही सब प्रमुख कारण है जिसकी वजह से कोयले की समस्या भारत में आ रही है। मुझे लगता है कि इसके समाधान के लिए सरकार को जो प्रोडक्शन है, जहाँ पे जो मेजर प्रोडक्शन के स्टेट्स हैं, उनको थोड़ा अधिक सहयोग करने की जरूरत है। अगर उन राज्यों को सहयोग मिल जाता है प्रॉपर तरीके से तो प्रोडक्शन देश अच्छे से कर सकता है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो सप्लाई कम है और एक प्रोडक्शन कम है। मैं आपको स्पष्ट तौर पे कह दूं कि भारत में कोयले की कोई कमी नहीं है, कोयला भरपूर मात्रा में उपलब्ध है भारत, लेकिन समस्या आ रही है सप्लाई में कि आप उस चीज को जहां जरूरत है वहां पहुंचा नहीं पा रहे। मुझे लगता है कि उस सप्लाई सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। बाकी कोयले की जो प्रोडक्शन है, कोयले का जो एक स्टॉक है वो भारत में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, तो सप्लाई सिस्टम को मजबूत बना दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। वरुण पुरोहित जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से मौजूद है। वरुण पुरोहित जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? वरुण जी, आवाज पहुंच रही है आप तक?
है। जी अनुराग तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। वो कह रहे थे कि सरकार इसमें जिम्मेदार नहीं है, आप इसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए प्रियव्रत जी, जी सरकार का क्या मतलब होता है, इलेक्शन का क्या मतलब होता है, मैनेजर किस लिए चुनती है पब्लिक। तो इसमें कोई भी सरकारें हो, इसमें नहीं, आपको पार्टी पॉलिटिक्स में पढ़ने की बजाय आपको मानना चाहिए मैनेजमेंट फेल है आपका। आप पूरे देश में पावर की सप्लाई इस कदर आप अप्रैल महीने में ऐसे गिर रही है, आप क्या बहाने बना रहे हो? साहब कंजम्पशन ज्यादा हो गया, बारिश का बहाना बना दिया, बिजली का और कोई बहाने बना दिए, उससे थोड़ी चलता है। 60 करोड़ यूनिट आपकी अगर आप नहीं दे पा रहे हो लोगों को, तो आपकी जिम्मेदारी है। कोयले का उत्पादन क्यों नहीं कर पाए पहले, क्यों नहीं भंडारण हो पाया, क्यों नहीं पावर जितने भी आपके हैं उनको क्यों नहीं पावर प्लांटों को पहुंचाया कोयला? ये तो सरकारों की फेलियर है। और हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, हाइडल एनर्जी है, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 70% के करीब कोयले से बिजली बन रही है और कोयले का आप उत्पादन ठप पड़ा है, आप उसको पहुंचा नहीं पा रहे हो, तो ये फेलियर तो मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट कौन है? सरकार होती है मैनेजर। तो फेलियर तो है ही है, इसमें पूछने की बात ही नहीं है। लेकिन आम जनता को भी सोचना चाहिए, अगर बिजली की कमी है तो एसी के प्लांट हैं, ये सब है, एसी आप कम चलाइए, लेकिन देखिए आप एक बात को नोट करिए प्रियव्रत जी, पूरे देश में बिजली की रेटें किस कदर हाई हो गई, और चुनाव जीतने के लिए सारी राजनीतिक पार्टियां फ्री बिजली 100 यूनिट तक दे देंगे, 300 यूनिट। अरे दोगे कहां से जब आप उत्पादन ही नहीं कर पा रहे हो? ये तो जनता को मूर्ख बनाने का सारा खेल है, लोकतंत्र पे मूर्ख तंत्र का राज है। आप कैसे फेलियर, आप सरकार को कैसे फेलियर नहीं बोलोगे इस बात में? अगर आपको पता नहीं है कि हमको अप्रैल मई जून में इतनी बिजली चाहिए, इतनी खपत ज्यादा होगी और ये हमारे पास में कमियां हैं, तो आप किस बात का मैनेज कर रहे हो? आपको ऐसे शो कर रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं तो आप सरकार कैसे चला रहे हो भाई? आपको पता नहीं था पहले से कि बिजली की कमी आएगी? आप आजकल तो मौसम वैज्ञानिक और मौसम की जितनी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पहले से बता देते हैं 48 डिग्री हो जाएगा मई में, ये हो जाएगा, टेम्परेचर इतना होगा, इतनी धूप हो जाएगी, इतना इवापोरेट हो जाएगा वाटर, तो हाइडल पावर कैसे बनेगी, कम बनेगी, ज्यादा बनेगी, सब चीजें आजकल तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से सारा डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ये टोटल फेलियर सरकार को। लेकिन जवाब ले लेते हैं। चलिए देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद है। देवेंद्र प्रमुख जी, मेरा मानना ऐसा है कि कहीं ना कहीं सरकार को तैयार जरूर बैठना चाहिए था कि आने वाले समय में मार्च अप्रैल मई जून जुलाई के लिए सरकार को तैयार जरूर होना चाहिए था, क्योंकि जिन राज्यों में भीषण गर्मी पड़ती है वहां पर खपत भी बढ़ जाएगी। भाई ये तो पहले से डिसाइडेड होता है, मौसम की जो साइकिल है वो तो पहले से डिसाइडेड होता है कुछ राज्यों की, ठीक है। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं तैयारी कर लेनी चाहिए इसको लेकर। अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं ये कहना चाहूंगा आपको जी कि विश्लेषक के तौर पर जैसे विश्लेषण किया हमारे मित्र ने, वो उससे बढ़िया और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार बैठी है, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार की जिम्मेदारी ये भी है कि 2 साल का जो एक तो होता है दैविक, जो कमी से होता है, एक दैविक आपदा होती है। पिछले 3 वर्षों से दैविक आपदा का सरकार सामना कर रही है, और सरकार ने उस परिस्थिति में, देखिए मुझे ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है कि कोल का मामला कहाँ था, किस वजह से ये डिस्टर्ब हुआ। बिजली पानी ये सबसे बड़ी व्यवस्था है, लेकिन ये जो बारिश हुई थी पिछले मौसम में ज्यादा भी थी, और वो कम क्यों हुआ उसका कारण आप सब जानते हैं। लेकिन बस इसे दूसरा रूप देना कि वहां मजदूर अपनी जान बचा रहे थे, या कि कोल की वहां हमें पता कि आने वाले समय में जान तो आज बचानी है, लेकिन 6 महीने बाद कोल की वजह से दिक्कत आएगी, तो वो मजदूर वहां जाकर काम नहीं कर पा रहे थे जितनी बहुत संख्या में आपकी सरकार तो ये कहती है, आपकी सरकार तो ये कहती है कि कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, आज भी पर्याप्त मात्रा में है। हाँ मेरी बात सुन लीजिए, अब मैं पूरी बात करूंगा अपनी। जी जी रखिए अपनी बात। मैंने आराम से सुना है तो आप मुझे सुन लीजिए 2 मिनट। मैं पूरी सफाई दे रहा हूं, सरकार का पक्ष रख रहा हूं। ये तो कोविड काल की बात होगी, कोविड काल जो है जिस वजह से ये वहां कोयला की खपत जो है उसको पूर्ति करने में सरकार को कुछ असफलताएं मिली, जितना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। ले दैहिक नहीं दैविक आपदा थी, सरकार नहीं, पूरी दुनिया विकसित देशों की कमर टूटी पड़ी है आर्थिक रूप से, सारी चीज लीजिए। आज हम खाली बिजली की लड़ाई नहीं लड़ रहे, जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज तक लड़ रहे हैं। चाहे वैक्सीनेशन हो, फ्री राशन हो, सारे काम सरकार कह रहे। केजरीवाल से पूछ लो ना एक बार, 8,000 की दिल्ली में मेगावाट की आप बिजली 300 मीटर 300 जो यूनिट फ्री देकर सरकार बना के पंजाब, और उसमें कहां से बिजली लाओगे? ना लाओ ना, खरीद के कहीं से पैदा करो ना, पता लगेगी ना। जिम्मेदारी बन गई सरकार, 5 साल को सेफ हो गए।
सरकार के साथ साथ क्या 135 करोड़ लोगों का समर्थन सरकार को नहीं चाहिए? वह माननीय प्रधानमंत्री जी कॉल पर खड़े होंगे या मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश के जाकर? हाँ, हम मानते हैं कि हमारी जो जिम्मेदारी हम उसे नहीं कर रहे हूं। और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे ना, इनके बोए बीज माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशित है कि कुछ खंड कुछ कॉल के ऐसी जगह आज भी नहीं छेड़नी, जिन पर आज भी जांच चल रही है, जिन पर आज भी समिति बैठी है। 4-4 हजार करोड़ के इनके मधु कोड़ा जैसे नेता जेल में पड़े हैं। वो कोयला काला सोना बोलते थे इनकी सरकारों में, जिसे सुधारने के लिए आज तक काम करना पड़ रहा है। हम तैयार हैं जवाब देने के लिए, तथ्य के साथ बोलते हैं हमेशा, लेकिन अपने गिरबा में झांके एक बार। आज स्थिति खराब है, हम सबको मिलकर इसका सामना करना है। हमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट आया था कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से कि समझना पड़ेगा, चाहे वो गलती से कह गए हैं, कि हमें एसी के प्लांटों पर थोड़ा कंट्रोल करना है। हमें एक्स्ट्रा जो बिजली की जो एनर्जी है जिसको हम कम कर सकते हैं, जो खपत हो रही है, उस पर ध्यान देना है। ये मात्र कुछ समय की बात है। अगर कल 2 बारिश हो जाए तो इसकी मांग घटनी शुरू हो जाएगी। और सरकार प्रयासरत है, वो परमाणु रिएक्टर से लेकर जितनी भी संयंत्र बिजली के लगे हुए हैं उनको भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी कोविड की वजह से दिक्कत आई है। हमारे कई कंट्रियों से थे कि हमारे रिएक्टर जो है आज तक बड़ी संख्या में अब तक बढ़ जाते अगर ये घटना नहीं होती। इसका भी तो सामना हम कर रहे हैं प्रियव्रत जी। जी 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 बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से सरकार को कहीं ना कहीं जवाबदेही जरूर बनती है देवेंद्र प्रमुख जी, हाँ, बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने पंजाब का मुद्दा उठाया, मैं चाहता हूं कि पंजाब में तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में तो दे दीजिए, उत्तराखंड में तो दे दीजिए, वहां भी तो बिजली का संकट है। आज उत्तर प्रदेश से ज्यादा खराब दिल्ली 2 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से ज्यादा स्थिति खराब है। नहीं, खराब स्थिति तो इसीलिए तो आपको अवगत कराया है सत्येंद्र जैन ने, इसीलिए तो आपको अवगत कराया है कि वहां पर मेट्रो और हॉस्पिटल में तमाम परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो केंद्र में भी आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार है, वहां तो बिजली की व्यवस्था सही कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में ना किसी मेट्रो को कोई दिक्कत हो रही, नहीं ना कोई, लेकिन जनता को तो दिक्कत हो रही है ना। उत्तराखंड में भी जनता को दिक्कत हो रही है। आपने बिजली के दाम तो तुरंत बढ़ा दिए सरकार बनते ही। उत्तराखंड की सरकार जो है वो इतनी जवाबदेही है कि ऐसी स्थिति नहीं आने देगी। वहां बिजली का संकट नहीं है क्या? क्या जनता वहां त्रस्त नहीं है? 8 से 10 घंटे की कटौती हो रही है। प्रियव्रत जी, मैं बोल रहा हूं, मैं हमेशा स्पष्ट बोलता हूं, साफ बोलता हूं जी। मैं वहां की नहीं, जहां जहां आप कह रहे हो सबको एक्सपेक्ट कर रहा हूं और उसका कारण भी बता रहा हूं। आप उस कारण पर भी ध्यान देंगे कि किस कमे से, किस वजह से, और सरकार में होकर हम कोई भाग थोड़ी रहे हैं। हम तो सरकार का पक्ष जो है स्पष्ट कह रहे हैं। हम तो पहले उन साथियों से ये अपील करते हैं कि आप लोगों की वजह से ही तो हमारा पर्याप्त कोयला होने की वजह से क्या ये कमी आ जाई है? ये तो मनमोहन शासन में जो आपने देखा नहीं कि काला सोना साबित होगा कोयला। अरे झारखंड और बिहार में क्या हुआ था? कितने लोग आज जेल में पड़े हैं? कोयला ही सोना बना दिया इन लोगों ने। आज उसी का तो परिणाम है जिसको ठीक करने में समय लग रहा है। आज उत्तर प्रदेश पर कितना समय चाहिए देवेंद्र जी, कितना समय चाहिए, ये भी तो सवाल है ना। 14 से आप केंद्र में हैं तो आपने देखा नहीं सुधार? सुधार तो दिख रहा है सबको देवेंद्र जी, सबसे बड़ा सुधार तो सबको दिख रहा है। क्राइम मुक्त है प्रियव्रत जी। उत्तर प्रदेश दुनिया का ऐसा राज्य है कि सबसे बड़ा राज्य है दुनिया में किसी देश का, और सबसे शांत प्रदेश है, कानून व्यवस्था में पहले नंबर पर। बिजली व्यवस्था में कितना है, जरा ये स्पष्ट कर दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता आज कितनी, चलिए उत्तर प्रदेश में जैसे आप बात कर रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में इस समय कितने घंटे बिजली दे रहे हैं, आप बताइए जरा। 18 से 20 घंटे। जमीनी हकीकत की बात कर रहा हूं मैं, कागजों की बात नहीं। नहीं, आइए आप जी उत्तर प्रदेश आइए, स्वागत है आपका। अरे भैया, हम वहीं के रहने वाले हैं, आप ऐसी बातें कर देते हैं। हमसे ज्यादा जनता को परेशानी होती होगी देवेंद्र जी। नहीं प्रियव्रत जी, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके शब्दों से मुझसे ज्यादा जनता को दिक्कत होती होगी। जिस तरीके से आप कह रहे हैं 18 घंटे की बात कर रहे हैं, 8 घंटे बिजली मिलना मुश्किल है। एक चीज मेरी नजर देखिए जी, उत्तर प्रदेश में अगर 8 घंटे बिजली हो तो आज ही राजनीति छोड़ दूंगा। आ जाइए आप। चलिए वरुण पुरोहित जी इसका जवाब देंगे। वरुण पुरोहित जी इसका जवाब देंगे। वरुण पुरोहित जी आ जाइए एक बार उत्तर प्रदेश में घुस कर देख लीजिए। अरे जमीनी हकीकत से मैं बिल्कुल परिचित हूँ, ठीक है देवेंद्र जी। जमीनी हकीकत पे मैं बैठा बात कर रहा हूँ आपसे। चलिए, आप मुझसे चंडीगढ़ से डिबेट कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी ऐसे क्षेत्र से कर रहा हूँ जो किसान की पृष्ठभूमि है,
और किसान पर डिबेट कर रहा हूं, किसान के बारे में बात की है। 18 घंटे की बिजली किसान को कह रहा हूं, शहर को नहीं कह रहा। फॉल्ट में कोई कटौती होती है, कोई अगर फॉल्ट होता है, कटौती होती है, उसकी गारंटी किसी की नहीं होती, घंटे हो 2 घंटे हो, यही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। तो और इस बात को ही मान पश्चिमी लीजिए उत्तर देवेंद्र प्रदेश, जी, अगर आप जैसे कृषि कह रहे हैं, जिस तरीके से आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो ये बात भी मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लाइन अलग है और नलकूप वाली लाइन अलग है। नलकूप वाली लाइन में 10 घंटे बिजली आती है, ये भी मान लीजिए, सरकारी आदेश है उसमें। मैं अभी क्लियर कर देता हूं, क्लियर कीजिए। इसमें भी आपको अधूरी जानकारी मिली है, जिस भी माध्यम से मिली जी, आप पूरी 10 जानकारी घंटे के दीजिए। कोई आदेश नहीं है, तो 10 घंटे के नलकूप के कोई आदेश नहीं है। और अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो मैं बात कर रहा हूं, 14 से और 18 घंटे तो किसान को बिजली देनी ही देनी है। 14 से और 18 घंटे की बात कर रहा हूं मैं, इस स्थिति की कर रहा हूं एजेटी। यही आदेश पीछे अब से 4 महीने पहले 1822 घंटे के थे, और जो शहरी क्षेत्र है उनको 24 घंटे के थे। वरुण पुरोहित जी इसका जवाब देंगे। वरुण पुरोहित जी, 18 से 20 घंटे का शेड्यूल। तमाम आपने बातें सुने, तमाम आपने दलीलें सुनी, जवाब दीजिए इसका। देखिए, बिजली संकट पे कोई दलील नहीं आई। मनमोहन सिंह की सरकार में ये था, वो था, ये था, बस फालतू की बातें। 8 साल से आपसे सरकार चल नहीं रही, आपको सरकार चलाना आ नहीं रहा। मैंने यूनिवर्सल बात की, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे केजरीवाल की सरकार। एक तो फ्री बिजली कुछ होती नहीं है, वो वादे नेताओं को करने से परहेज करना चाहिए। दूसरा भी उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हो, सुबह 10 बजे ही मेरी बात हुई है, फिरोजाबाद में 10-10 घंटे बिजली नहीं आ रही। आप कहो तो मैं लाइन पे ऑनलाइन लेके सुनवा सकता हूँ फिरोजाबाद जिले की सारी बात। ये गलत, आप ठीक है, आप सरकार में हो, आपसे नहीं मैनेज हो रहा तो गलती को स्वीकार करो। मेरी अगर कांग्रेस सरकार की गलती तो हम तो स्वीकार करते हैं, भाई ठीक है, नहीं हो पा रहा, अब इनसे मैनेज नहीं हो पा रहा है। जब राहुल गांधी जी, मैं तो कर नहीं रहा था, पर ये बार बार कांग्रेस जपने लग जाते हैं। राहुल गांधी जी ने कितने दिन पहले इनको चेताया था कि भाई कोयले की कमी आने वाली है, आप उस पर ध्यान दीजिए, बिजली पे ध्यान दीजिए, बुलडोजर बाद में भी चलता रहेगा, पर इनका कोई ध्यान नहीं। अब एक्सक्यूजेज किस बात की, मनमोहन सिंह जी ने किया, नेहरू जी ने किया, अंग्रेजों ने किया, 100,000 साल पहले बिजली पैदा ही नहीं होती थी। ये सब बातें करने से आप, जब भी तो मैंने कहा लोकतंत्र तो है ही नहीं, मूकतंत्र का राज है। आप ये बातें कैसे कह सकते हो? 8 साल से आप सत्ता में हो और आप ऐसी बातें करोगे तो जनता को क्या लगेगा? आपको कहना चाहिए मिसमैनेजमेंट हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे नहीं, बारिश नहीं आ रही, कभी इधर की बात, कभी उधर की बात। आप देखिए, इनसे इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट है। उत्तराखंड की जो बात कर रहे हो, सबसे ज्यादा हाइडल पावर का उत्पादन उत्तराखंड में होता है, और उत्तर प्रदेश में 3000 मेगावाट बिजली कम हो रही है। उसका कौन जवाब देगी? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन होने की उम्मीद रहती है, अब उसमें नहीं कर पा रहे हो आप, तो बड़ा वो कर रहे थे, किसानों को बिजली फ्री दे देंगे, ये कर देंगे। चुनाव जीतते ही आपके 1 महीने में आपकी हवा निकल चुकी है। अब ये सब बातें करने की बजाय इनको यूनिवर्सल बात करनी चाहिए। मैं तो सुझाव दे रहा हूँ, सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, और जो नेशनल इमरजेंसी है इस समय बिजली की, तो आप क्यों नहीं पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाते हो? सारे सांसदों को एक करके कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन निकालिए। आप सर्वदलीय बैठक में विश्वास नहीं करते, पार्लियामेंट को स्पेशल सेशन बुलाना नहीं चाहते, हम कर देंगे, कर कहां से दोगे? और जहां तक बारिश का सवाल है, बारिश तो आई थी मई, जून में, जुलाई में, अगस्त में। अब कोविड का एग्जाम्पल दे दिया, बारिश का दे दिया। अरे 8 महीने तक खदान में पानी थोड़ी भरा रहता है कोयले की में। कोयला निकाल नहीं पा रहे हैं, कोल इंडिया को बेचना चाह रहे सारे सरकारी तंत्र को, और आप ये सारा जो प्लानिंग चल रही है ना, ये कोल माइंस को बेचने की चल रही है, कैसे न कैसे कोल इंडिया वगैरह। बड़ा आरोप लगा दिया आप पे देवेंद्र जी, किसी भी नहीं, आरोप क्या लगा रहा, दिख ही रहे, तो आरोप लगाने की बात ही नहीं है। ये आप बताइए, नहीं है क्या उत्तर प्रदेश में 10 घंटे बिजली की कटौती? मैं तो सारे राज्य, कांग्रेस की बात भी कर रहा हूँ, ये नहीं कर पाएंगे, इनकी हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस और ये बीजेपी की बात कर लें। मैं सारी पार्टियों की कह रहा हूँ, आप फ्री बिजली दे नहीं सकते हो, आप क्यों जनता से झूठे वादे करते हो? आप जो है, इस समय मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, उसके लिए उसका सर्वदलीय बैठक बुलाओ, कोई उसका इलाज करो। खाली उल्टा सीधा जनता को जवाब देने से थोड़ी बिजली आ जाएगी घरों में। और सबको पता है कि गर्मी में हो तो आपको लोड पड़ता है, तो पीक आवर्स होते हैं, दोपहर में ज्यादा लोड पड़ता है बिजली का, सभी जानते हैं ये बात। इसको क्या एक्सप्लेन करते हो आप तो बताइए कि 24 घंटे में सप्लाई दूर हो जाएगी, 2 दिन में हो जाएगी, 3 दिन में हो जाएगी। यहाँ पर एक हास्यास्पद बात यह है कि जिस तरीके से वादे किए जाते हैं बिजली फ्री को लेकर, लेकिन बिजली ही नहीं आती। 300 यूनिट बिजली फ्री की तो आप वादे कर देते हैं, लेकिन जब बिजली नहीं दोगे तो 300 यूनिट तक भी नहीं खर्च हो पाएंगे। जब बिजली नहीं दोगे कहां से फ्री? सोलर पावर बढ़ा नहीं रहे बात है ना। राजस्थान में 8000 मेगावाट बनती है बिजली सोलर पावर से, इन्होंने कितने लगाए उत्तर प्रदेश में? बताएं। न्यूक्लियर की तो जरूरत ही नहीं है, आपके हाइडल पावर आप करने बढ़ा नहीं पा रहे हो। अच्छा क्वेश्चन है कांग्रेस के मित्र का। आप सुनिए, आप रक्षा बजट को उठाकर देखिए। सबसे पहले
रक्षा बजट की स्थिति आपकी सरकार में क्या हुआ करती थी। दूसरी, आप स्वास्थ्य बजट की स्थिति को उठाकर देखिए, और स्वास्थ्य जो है वो पहली जरूरत थी उत्तर प्रदेश में। लोगों को जो आपने हॉस्पिटलाइज या आपने जो मेडिकल कॉलेज थे, या आपके समय की तो बात ही मत करो, सपा बसपा की बात थी। अरे उसमें महाराज 2 पार्टी मेडिकल कॉलेज पॉलिटिक्स रनिंग में मचाओ, उत्तर बिजली की प्रदेश में बात पूर्ण करो रूप से आप। थे, जिसमें 22 और 30 की संख्या आज की तारीख में 500 से प्लस ज्यादा जो है, 500 से प्लस ऑक्सीजन प्लांट्स उत्तर प्रदेश अकेले को माननीय अरे मुख्यमंत्री चलिए योगी चलिए, उस पर आदित्यनाथ जी किसी की और दिन वजह से विषय, आज बिजली का हर एक मेडिकल कॉलेज में गहन मुद्दा है। 100 से देवेंद्र जी 50 सीटें देवेंद्र जी, बढ़ाने का काम किया। गहन मुद्दा है एक लगभग बिजली 6000 का इस सीटें। समय। बात कर रहा हूं, तथ्य के साथ बोल रहा हूं। नहीं, बड़ा तथ्य आपके गहन सवाल बिल्कुल आया, सही है, मेरी मैं बात मानता पर हूँ ध्यान इन दीजिए, तथ्यों मुझे को बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से बिजली का इस समय गहन मुद्दा है, लेकिन बिजली पर ही आज बात करेंगे और चर्चा जारी रहेगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ वरुण पुरोहित भी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। वरुण पुरोहित, माफ कीजिएगा, सीके ठाकुर साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे। सीके ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत भी आपसे ही कर लेता हूं ब्रेक के बाद। जिस तरीके से इस समय देश एक गहन समस्या से जूझ रहा है और वो समस्या बिजली की है, लेकिन सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि ये समस्या बहुत बड़ी है। वो कह रही सब कुछ ठीक चल रहा है देश में, बिजली पर्याप्त मिल रही है। आप कितना सही मानते हैं? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये बिल्कुल फेल हैं। किसी भी चीज का आप देखे होंगे कि इतने दिनों से जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, एक प्लान होता था, प्लान के तहत आज ये पहली बार देखा जा रहा है कि इस देश के 8 ट्रेनों को रद्द करके मालगाड़ी को आगे किया जा रहा था कि कोयले का जो है वहाँ पूर्ति किया जा सके। ये मतलब ये बचकानी हरकत है। कैसे सरकार चला रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा। बाहर अपना डंका पिटवा रहे हैं कि हम देश विदेशों में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देश में जितनी बेरोजगारी है, जितनी समस्याएं हैं, जितने लोग अभी त्राहिमाम है, और जो ये कहते हैं कि हम 84 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध करा रहे हैं, ये तो और गरीब बना रहे हैं लोगों को, ये गुलाम बना रहे हैं लोगों को। तो इससे अब देश चलने वाला नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि अब इनको इस्तीफा दे करके पुनः चुनाव में जाना चाहिए। ठीक है, लोग कहते हैं कांग्रेस की स्थिति खराब है, लेकिन जनता जिस ढंग से त्राहिमाम है, उस ढंग से मुझे लगता है कि आप देखिए कि जो बिजली की समस्या है, अन्य समस्या है, फाइनेंशियल स्थिति देश की इतनी खराब है, लोग गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में बहुत ही मुश्किल लगता है कि कैसे लोग सर्वाइव करेंगे। प्रियव्रत जी। बिल्कुल ठाकुर साहब, अनुराग तिवारी जी से कमेंट ले लेते हैं इसी पे। अनुराग जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आप एक बार जी, अभी तक आपने दोनों पक्षों को सुना। जिस तरीके से बीजेपी इसे देवेंद्र प्रमुख जी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है देश में, हम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये मानने को तैयार ही नहीं है कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, देश बिजली के संकट से नहीं जूझ रहा है। जिस तरीके से पहले मैं एक और चीज पे थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा। जिस तरीके से हमारी कांग्रेस के मित्रगण ने बोला था कि सरकार सारी चीजों को बेच रही है, मुझे लगता है कि ये एक जिस तरीके का र्यूमर फैलाया गया है वो बहुत गलत है। आप इस चीज को बेचना बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। जो भी चीजें हो रही हैं, अभी आप देखेंगे कि अगले महीने शुरुआत में जो LIC का IPO आने वाला है, जिसमें सरकार अपना 3.5% डाइल्यूट करेगी, या फिर इस तरीके के और भी टाइम पे IPO और FPO आते रहते हैं, इसको बेचना आप बिल्कुल नहीं कह सकते। ये एक प्रोसेस है जिसके तहत सरकार अपना डाइल्यूशन कम करती है और आम पब्लिक को उसमें भागीदारी देती है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो सभी देशों में होता है और सभी सरकारों में होता है। कांग्रेस की भी सरकार में ये चीजें होती रही हैं, और आप दूसरे देशों का भी अगर उदाहरण ले तो सभी देशों में ऐसी चीजें होती रही। तो इसको बेचना ना कह के आप अगर पार्टिसिपेशन, आम जनता का पार्टिसिपेशन बढ़ाने वाली प्रक्रिया कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और जिस तरीके से आप कोल इंडिया की बात कर रहे हैं, कोल इंडिया को भी सरकार बेचने वाली है। जी महोदय, सरकार कोल इंडिया को भी बेचने की कोई प्रक्रिया या कोई नया सिस्टम नहीं लेके आई है, उसमें भी डाइल्यूशन करेगी सरकार। और वो डाइल्यूशन इसलिए होता है कि सरकार को जो फंड की जरूरत होती है, जो पूरे
एक सिस्टम को चलाने के लिए जो फंड की जरूरत होती है, जो टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से पूरे नहीं हो पाते हैं, उसके लिए वो डाइल्यूशन होता है और ये सामान्य प्रक्रिया है। तो इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है सभी देशवासियों को और खासतौर पे कांग्रेस के हमारे मित्रगण को। जिस तरीके से आपने जो सवाल पूछा है कि सरकार पूरे देश में क्या कोई संकट है, मैं मानूंगा कि संकट देखिए अभी कोयले की जो संकट पे बातचीत चल रही है, ये कोई बहुत विशाल संकट नहीं है जिससे त्राहिमाम होने वाली स्थिति हुई है। लेकिन जिस तरीके से पारा बढ़ रहा है, 44-45 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर जा रहा है, और ऐसे में घरों में कैद रहना, वो भी बिना बिजली, कितना बड़ी परेशानी है। शायद ग्रामीण क्षेत्रों में आप निकल के देखिए अब फिर वो जिस जो बात कर रहे हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, चाहे आप नॉर्थ के किसी भी राज्य में जाएं, कहीं भी जाएं, तो आप ये चीज स्पष्ट तौर पे देखेंगे कि बिजली अभी भी 17 से 18 घंटे 19 घंटे बिजली आ रही है। हाँ, जो स्टॉक है, जो नॉर्मली स्टॉक जो माइन कोल पावर, कोयला तो पर्याप्त मात्रा में है, देवेंद्र प्रभुक जी भी मानते हैं और ये सीके ठाकुर साहब भी मानते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन उत्पादन नहीं हो पा रहा है ना, यही तो दिक्कत है, नहीं हो पा रहा है। और इसमें जो समस्या है वो सप्लाई चेन की। चलिए अनुराग तिवारी जी, इस पर आपका कमेंट लेंगे। वापस आते हैं और तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग तिवारी जी, बात रखिए अपनी। जी तो मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि उत्पादन में कोई समस्या नहीं है। जो समस्या है वो सप्लाई चेन की है, और ये बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। ये आप देखेंगे कि आमतौर पे कभी कभी ये सप्लाई चेन में डिस्टरबेंस हो जाती है, और सप्लाई चेन की डिस्टरबेंस की एक बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि कभी कभी जो रेल रैक्स होते हैं जिसके माध्यम से कॉल की सप्लाई होती है, वो कोस्टल इलाकों में भेजा जाता है, और कोस्टल इलाकों में भेजने में उनको 4 से 5 दिन लग जाते हैं। वो वापस जब रेल अनलोडिंग करके वापस आते हैं, वो एक समय थोड़ा सा डिस्टरबेंस वाला हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। मुझे लगता है कि उसको सरकार बहुत जल्द सुलझाने के ऊपर काम कर रही है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और जल्दी से सुलझा लिया जाएगा। हाँ, जो चिंता का विषय है देश में अभी, वो चिंता का विषय है कि रोजगार उपलब्ध कराना। उसके ऊपर मैं स्पष्ट तौर पे पिछले 1-1.5 सालों से बात कर रहा हूं। बंद हो जाएंगे, और कारखाने जब बंद हो जाएंगे तो रोजगार कैसे उपलब्ध हो पाएगा? अनुराग तिवारी जी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये कोई परमानेंट समस्या नहीं है भारत की। इस समस्या को 10 दिनों में सॉल्व किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है, और इसको सरकार बेहतर ठीक कर लेगी। 10 दिन तो हो गए अनुराग तिवारी जी। अनुराग तिवारी जी, आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल 10 दिन हो गए जैसा आप बता रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अगर सरकार चाहे तो इसको 10 दिन में इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जो प्रॉब्लम बड़ी है, जिसको देश को एड्रेस करना पड़ेगा, सरकार को भी मुझे लगता है कि आके एड्रेस करना पड़ेगा, वो है युवाओं को एक अच्छा रोजगार उपलब्ध कराना। मुझे लगता है कि वो एक चिंता का विषय है। कोल की जो समस्या है वो कोई चिंता का विषय नहीं है। ये आने वाले कुछ दिनों में अगर सरकार चाहे तो उसको सॉल्व कर लेगी, लेकिन रोजगार वाली समस्या को कैसे सॉल्व करेगी, वो मुझे लगता है कि एक प्रश्न चिन्ह है, जिसका उत्तर सरकार के पास भी अभी उपलब्ध नहीं है। देवेंद्र प्रमुख जी, तमाम आरोप आप पर सीके ठाकुर साहब लगा दिए, और उससे पहले वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी तमाम आरोप आप पर लगा दिए। देखिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप ये राजनीति का एक हिस्सा है, जो सरकार द्वारा तरीके से बैठी है, चला रही है। इसकी उस पर आरोप भी होंगे, आक्षेप भी होंगे, बिल्कुल, और वो स्वीकार भी करने पड़ते हैं। लोकतंत्र में अपनी बात सबका अधिकार है, रखनी भी चाहिए, लेकिन सच्चाई जहां तक हो उसको स्वीकार करो, और जो झूठ है उसका सामना करो, उसका जवाब दिया जाना चाहिए। तो कांग्रेस के लिए तो मेरा स्पष्ट जो है यही है कि भैया आपने जो बोए थे वही सरकार काटने में समय लगा रखा है। आप लोगों ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार से इस कोल की स्थिति, जो आज कोयला पर बार बार डिबेट हो रही है, ये काला सोना आप लोगों ने बनाया था। आपकी सरकारों में मनमोहन सिंह से लेकर आपके जो रक्षा मंत्री से लेकर और जितने कोयला मंत्री थे, सबके नाम उठा उठा कर देख लीजिए कि वो कोयला में ही गए थे सब, और बड़ी बड़ी जांच आपके नाम लिखी हुई है। आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं दिशा निर्देशित कुछ जगहों को किया हुआ है,
जिससे प्रॉब्लम भी है। कुछ खाद्यान्न ऐसे हैं झारखंड के कि बिगर माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के छेड़ा नहीं जा सकता, सरकार भी चाहकर। ये बड़ी लंबी बहस का विषय है, इस पर मैं 4-6 घंटे बोल सकता हूं, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है। बता दूंगा, सारी कांग्रेस काली हुई पड़ी है इस कोयला में, और इस कोयला को धोने के लिए, इसे सफेद करने के लिए आज हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। और रही बिजली की बात, हम प्रयासरत हैं। और हमारे मित्र ने कानून की, ये जो रोजगार की बात उठाई है, ये अनुराग जी ने अच्छी बात है। सरकार ये कोविड काल के बाद पहला प्रयास सरकार का सारा ज्यादा प्राथमिकता इसी पर होगी कि हमारे नौजवानों को रोजगार दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो भी है और हम प्रयास भी करेंगे। आने वाले समय में हमने दिया भी है, मिसाल दी है, दलील दी है, जो 500 वर्षों में नहीं हुआ, हमने 8 वर्षों में किया। कांग्रेस के प्रवक्ता कहते थे क्या किया? अरे हमने वो किया जो आप लोगों ने कभी ना किया, जो आप करने चाहिए थे। इस देश की सीमाओं को जब पहले सुरक्षित करना था, जनता ने इसीलिए तो परिवर्तन किया ना प्रमुख जी। हाँ, मैं गिना तो रहा हूं। हाँ। प्रियव्रत जी, जो मैं बता रहा हूँ, सीमाओं में सैनिकों के सर कट कर चले जाते थे और आप लोग कहते थे पाकिस्तान बांग्लादेश देशों को छेड़ नहीं सकते, ऊपर का दबाव है। हमने घेट में हाथ दे के उसकी में अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर उसे उसकी औकात बता दी। हिम्मत नहीं पड़ी है और सैनिक की तरफ देख जाए आज भी। अरे खत्म समझिए। वो पंजाब का क्या हाल था आप देख रहे थे, कश्मीर का क्या, कितने करोड़ का हमने बजट जो वहां सीमाओं पर आतंकवादियों के पीछे खर्च करा। अरे हम रक्षा बजट में लाए हैं उस बजट को बचाकर। हमने बहुत नीतियां बदली है। राम मंदिर का कौन सा बड़ा मुद्दा था भाई? ये सनातनियों का देश है, यहाँ 84% से 90% सनातनी रहते हैं। क्या एक राम मंदिर नहीं बन सकता था देश में? अरे लाखों मंदिर में आपने वहां ध्वस्त करा दिया। कोई बोलता है क्या पाकिस्तान में जाकर? देवेंद्र जी, अगर यहाँ नहीं बनाओगे तो कहाँ बनाओगे? बिल्कुल इस पर बहस आप रखी जब जाएगी सही और बात आपको बोलते हैं तो इनवाइट भाग करूंगा जाते हैं। बिल्कुल देवेंद्र जी, इस पर बहस मैं रखी तो जाएगी और आपको इनवाइट करूंगा मैं। नहीं, वादा है बहस मेरा के आपसे। लिए मैं कहता रहा हूँ, क्या ही घंटे की डिबेट्स कम पड़ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आज आप मुझे समय का भी लगातार बैठाइए अभाव 5 है घंटे और अपने मुद्दा भी चैनल पर, दूसरा अलग है। अलग लोग चेंज करिए। बिल्कुल समय का भी अभाव है आज और मुद्दा भी दूसरा है, ये आप भी मानते हैं। ठीक है ठाकुर साहब जी जी, तमाम आरोप आप पर लग गए। प्रियव्रत भाई जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, हाँ। ये कह रहे हैं कि घोटाले होते थे यदि कोई, तो कांग्रेस के लोग ही उजागर करते थे। लेकिन यहाँ पे सेंट्रलाइज घोटाला हो रहा है। देश की तमाम मानते हैं घोटाले होते थे कांग्रेस की सरकार में? नहीं, मैं मानता नहीं हूँ। यदि वो दिखा केसेस हुए तो वो कांग्रेस के लोग ही उसको उजागर करते थे, उसको जेल भेजने का काम करते थे ताकि देश में ईमानदारी बनी रहे। लेकिन आज इतना घोटाले हो रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इन्वॉल्व होकर के देश की जितनी PSUs उसको बेचे जा रहे हैं। ये कह रहे कि शेयर बेच रहे हैं। शेयर कहाँ से बेच रहे हैं? जो कोल इंडिया का जितना है वो कह रहे हैं हम शेयर बेच रहे हैं। शेयर बेचते हैं, सबसे अधिक शेयर किनको दे रहे हैं, ये देखने की चीज है। जहाँ तक हमारा RBI का पैसा था, उस पैसे को भी शेयर में लगाना चाहते थे। मतलब समझिए कि देश का इतना बड़ा प्रॉपर्टी जो हमको हमेशा दुख के घड़ी में काम आता है, जो बहुत बड़ा संकट आता है देश पर, उसमें काम आता, उस पैसे को शेयर में लगाना चाहते हैं। इसलिए इनका जो RBI के जो चेयरमैन थे वो इस्तीफा देकर के चले गए। मतलब आज देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, केरल में एक कंपनी है भारत सरकार की PSUs है, उसको ये बेच रहे थे। केरल की सरकार ने कहा कि आप मुझे दे दो, मैं चला दूंगा इस चीज को। लेकिन आज उस चीज को बेचने नहीं देता, मैं राज्य सरकारों को नहीं दे सकता, मैं प्राइवेट कंपनियों को दूंगा। तो ये सब जितना भी घोटाले हो रहे हैं, ये सब बड़ा घोटाला है। लेकिन बोलने वाला कौन है? सब सिर्फ जो है मोदी करते जा रहे हैं, उनका जपते जा रहे हैं। लेकिन जो घोटाले हो रहे हैं, जो देश में बेरोजगारी फैल रही है, जो देश में आर्थिक मंदी आएगी, जो छाएगी, जो गरीब होते जा रहे हैं, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। आपको बता रहा हूँ कि ये इतना बड़ा घोटाला है। देश में गरीबों को खत्म करने के लिए वहाँ अमीरी लाई जाती है। देश जो गरीब आदमी, उसको आगे उठाने की जरूरत। ये कहते हैं कि मैं सबसे नीचे तबके के लोगों को ऊपर उठाऊंगा, लेकिन ये सिर्फ राशन और चावल को उसको केंद्रित कर दिया है। अरे उसकी स्थिति को इतना सुधारो कि वो आपके कतार में आकर के खड़े हो जाएं, देश में अपना कंपनी खड़ा करे अपना वो। लेकिन क्या करेंगे? जहां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें प्रोडक्शन की क्षमता काफी थी, वो सारे को बेच करके अडानी अंबानी जैसे कंपनी को दे दिया। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये गलत है। ये इस टाइप का होना नहीं चाहिए था। ये कह रहे हैं कि गांव के लोग गांव में सिमट जाएं, गांव में काफी रोजगार आएंगे। फिर गांव के लोग कितना पैसा कमा पाते हैं? जहाँ पे PSU में लोग और सरकारी कंपनियों में जहाँ लाख रुपए महीने लोग कमाते थे, आज 10,000 रुपये नौकरी कर रहे हैं। कहाँ से अपने बाल बच्चे को पढ़ाएंगे? ये बहुत बड़ी विडंबना है इस देश के लिए। प्रियंशु भाई, प्रियव्रत भाई, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो बिजली का संकट है ना, ये आज नहीं,
आने वाले 2-3 साल के बाद और देखिए कितनी समस्याएं आती है, क्योंकि ये सब कुछ जो है वैसे लोगों के हाथ में दे दिया है, कोयला से लेकर के हर कुछ, तो वो दूसरा कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं। जो सरकारी क्षमता थी इसको सील कर दिया इन्होंने, तो कहाँ से प्रोडक्शन होगा? ये बिल्कुल देखिएगा धीरे धीरे देश में इतनी महंगाई हो जाएगी, लोग गुलामी की ओर। मैंने कहा बार बार कि जब 1601 में अंग्रेज आए थे तो किस ढंग से अपना जाल बिछाया था इन्होंने, और धीरे करके भारत के एक प्रांत को ले लिया, लोगों को अपना गुलाम बना लिया। जब सुजाऊ दौला को पकड़ करके पुलिस ले जा रही थी कलकत्ता में, तो भीड़ जो लाखों की भीड़ इसको देख रही थी। यदि लाखों आदमी एक पत्थर मारता तो अंग्रेज सिपाही वहीं मर जाता और हमारा भारत गुलाम नहीं होता। लेकिन आज वही हाल माननीय मोदी जी कर रहे हैं। लौटेंगे। एक सवाल मेरा अनुराग तिवारी जी से है कि देश इस समय कहीं ना कहीं बिजली की गहन समस्या से जूझ जरूर रहा है, ये मानने वाली बात है, क्योंकि 24 घंटे का सपना दिखाकर अगर उसे 5 से 6 घंटे या 8 घंटे की बिजली दी जाए तो कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है बिजली का वो तिलमिला सा उठता है। तिवारी जी मानते हैं इस बात को? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो आप डेटा दे रहे हैं कि 4 से 5 घंटे और 6 घंटे बिजली भारत के किसी गांव में इतनी कम बिजली मिल रही है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। और आपके पास अगर कोई डेटा है तो आप बिल्कुल प्रस्तुत कीजिए। मैं थोड़ा डाटा पे कम काम करता हूं और जमीनी हकीकत पे अपनी डिबेट में ज्यादा चर्चा करता हूं। क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते ही मैं बिहार और यूपी के कुछ गांवों के दौरे पे था और मैंने बिल्कुल ये चीज हफ्ते के बाद ही ये समस्या गहराई है तिवारी जी। नहीं, मैं पिछले हफ्ते ही था तो मैंने देखा है वहाँ पे 15 घंटे से ऊपर बिजली उन गांवों में रहती है। और वो दोनों राज्यों की बात कर रहा हूँ मैं, बिहार के राज्यों की भी बात कर रहा हूँ और यूपी के राज्यों की भी बात कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इसका जो सीधा फर्क पड़ रहा है वो लोगों पे इतना ज्यादा फर्क पड़ रहा है और इसको सुलझाया जा सकता है। हाँ, अब सरकार इसको सुलझाने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है, कितने रिसोर्सेज खर्च कर रही है इस चीज को सुलझाने के लिए, कितने मीटिंग्स कर रही है, कितने इफेक्टिव स्टेप्स ले रही है, वो एक अलग मसला है। लेकिन हाँ, इस चीज को बहुत जल्दी सुलझाया जा सकता है और अगर सरकार चाहे तो उसको आने वाले 10 दिनों में बिल्कुल सुलझाया जा सकता है। अब वो कितनी प्रतिबद्धता है वो एक अलग मसला है, उसके लिए आपको सरकार की अथॉरिटी से बात करना पड़ेगा कि कितनी प्रतिबद्ध तरीके से वो काम लेकिन आज जिस तरीके से दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और चेता दिया है मेट्रो और हॉस्पिटल्स को लेकर, तो क्या दिल्ली में बिजली की कमी है या दिल्ली वाली जो सरकार है वो बिजली को स्टोर करना चाहती है? वही बात है कि बिजली की समस्या कहीं नहीं है या खाली घेरने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार को। बिल्कुल, अब बात ये हो जाती है कि आप इस छोटी समस्या को कितनी बड़ी बना देते हैं, वो भी एक कला, एक टेक्निक होती है। मुझे लगता है कि कई पार्टियां, किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कई पार्टियां इस कला में बहुत माहिर हैं। छोटी सी समस्या को बहुत बड़ा बना देना उनकी आदत में शुमार रहा है और उस चीज का पूरा वो फायदा उठाते हैं। लेकिन हाँ, अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो कहीं बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तो सुलझाया जा सकता है। और आप अगर समस्या को बड़ा बना रहे हैं तो वो एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप इस चीज को कर रहे हैं। चलिए सीखे ठाकुर साहब, कितना सही मानते हैं देवेंद्र प्रमुख जी जिस तरीके से बता रहे हैं कि देश में कोई परेशानी नहीं है और जो भी परेशानी है उस पर बिजली संकट को लेकर हम काम कर रहे हैं? चुनाव का माहौल नहीं है जो हम लोग उस ऐसा बयान देंगे सरकार के कि हम चुनावी वादा कर रहे हैं, लेकिन समस्या तो है, बिजली की इतनी समस्या है। केंद्र सरकार, हेलो जी आवाज पहुंच रही है। हाँ, केंद्र सरकार देखिए, इसके अंदर जितने भी पीएसयू हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे डीवीसी हो या फिर और भी कंपनीज है, वो सब बिजली का प्रोडक्शन कर रहा है। और यदि उत्तर प्रदेश की सरकार हो, झारखंड की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, सभी सरकारों को बिजली देना है, लेकिन डीवीसी हो या एनटीपीसी के जितने पैसे हैं सरकार के पास बकाया, वो सरकार भी उसको पेमेंट नहीं कर रही है, तो डीवीसी उस बिजली को कटौती कर रही है। प्रोडक्शन तो कम है, कोयले की कमी है, लेकिन यह भी एक समस्या है कि ये लोग इनको पेमेंट नहीं करते हैं। तो डीवीसी या जितनी पीएससी जो भी सोचता है कि इसी समय हमको पैसा वसूल लेना है, और ये लोग दुहाई देते हैं राज्य सरकार की, केंद्र के पास मेरा पैसा पड़ा हुआ है, केंद्र सरकार इनको पेमेंट नहीं करता। मतलब ये बहुत बड़ा
एक मकर जाल बना करके केंद्र सरकार रखी हुई है। जिस सरकार का जितने पैसे भाई उसको जिस तरह से वापस कर दो उनको, बिजली फिर भी संकट जो अपना है पेमेंट करेंगे। ठाकुर साहब, मुझे लग रहा है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी पूरी तरीके से है, जबकि वहां पर खजाने भी ज्यादा हैं, कोयला भी ज्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो वो सरकार प्रोडक्शन नहीं करती उसको। आप देखिए, मैंने क्या कहा कि डीवीसी जो है सरकार का पीएसयू है, केंद्र सरकार के अधीन है वो, और एनटीपीसी भी केंद्र सरकार के अधीन है। सरकार डायरेक्ट अपना बिजली नहीं बना के बेच रही है। समस्या ये है, समस्या है कि पीएसयू जितने बनाते हैं वो सरकार को, हर सरकार को बेचती है। तो और सरकार के पास पैसे नहीं है। यहाँ रघुवर जी की सरकार थी, जब यहाँ से चले गए आज से 3 साल पहले, यहाँ से रघुवर जी जा रहे थे तो पूरा खजाना खाली करके गए। डीवीसी के ऊपर इतना, डीवीसी का इतना लोन हो गया था कि आज तक पेमेंट नहीं कर रहा है। ये सब बहुत सारा चीज है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल हमेशा लूट मचाने में रह रही है। लेकिन देखिए, इसके लोग साइलेंट रहते हैं। मैंने क्या कहा, ये आपने कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लोग घोटाले कर रहे थे। घोटाले नहीं था, जहाँ गड़बड़ियां होती थी उसको लोग उजागर करते थे, कहा तुम उस मंत्री को सैक करते थे, उस पर एफआईआर दर्ज होता था। लेकिन आज तो सब के सब लूट रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे कोई समस्या नहीं है, लोग बताते मेरी कोई समस्या नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सेंट्रलाइज घोटाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि देश की जनता के साथ पहले काम करें, फिर विदेशों में काम करेंगे। विदेश में अपना डंका बजता है या बजवाते हैं ये नहीं जानते, लेकिन अपने देश की जनता के साथ उनको न्याय करना चाहिए। बिजली की समस्या हो, किसान की समस्या हो। आज किसानों को हम कहते हैं कि हम 3,000 रुपये उनके अकाउंट में डाल दिए, लेकिन देखिए यूरिया और डीपीए का क्या दाम है। बिजली है या नहीं, खेत में क्या काम करेंगे वो, कहाँ से वो उत्पादन कर पाएंगे। हर जगह आप अस्पताल की बात कर लीजिए, अस्पताल में बिजली नहीं है। हम प्रॉपर झारखंड की बात करें, हम अभी यहाँ झारखंड में बने हुए हैं, मतलब पिछले 3 दिनों से बिजली नहीं है कहीं कहीं। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। इसको माननीय प्रधानमंत्री जी को खुद पहल करने, जहाँ हर जगह वो पहल करते हैं, चाहे कोरोना महामारी हो या जो कुछ हो, हर जगह वो खुद। अरे जनता तो त्रस्त है ही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, झेलना तो जनता को ही है भाई। जब जनता कोरोना काल से निपट सकती है 1-2 साल, तो ये बिजली संकट तो कुछ ही समय के लिए है, 3 महीने काट लेगी जनता जैसे तैसे। अनुराग तिवारी जी। जी जी मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया, आप उसको एक बार मेरा सवाल यह है कि झेलना तो जनता को ही है। जब जनता कोरोना काल जैसी विषम परिस्थितियों से निकल सकती है, तो बिजली की समस्या अगर 2-3 महीने भी चल गई तो भी जनता झेल लेगी ना। नेताजी तो आराम से घर से एसी से निकलेंगे तो गाड़ी में बैठ जाएंगे, वहां भी एसी चल रही है। ये तो एक कड़वा सच है जी कि अगर कोई आपदा आता है या फिर कोई देश के ऊपर कोई कठिनाई आती है, तो हमेशा उसका जो प्रभाव पड़ता है, उसका जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वो जनता के ऊपर पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखना ये है कि उस नकारात्मक प्रभाव को या उस असर को कौन सी सरकार कितना कम कर पाती है, क्योंकि कई सारी ऐसे आपदाएं होती हैं जिनके ऊपर किसी का वश नहीं होता है। अब आप कोरोना काल की बात कर लें, उसके ऊपर पूरे विश्व का वश नहीं था, किसी भी देश का वश नहीं था। तो उस आपदा को आप कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं, लोगों को उस प्रभाव से कैसे निकाल पाते हैं, वो मुझे लगता है कि सरकार की उपलब्धि माना जा सकता है। आप पूरे आपदा को खत्म नहीं कर सकते हैं। आप बाढ़ आ रही है उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। आप अगर आसमान से बिजली गिर रही है तो सरकार उसको खत्म नहीं कर सकती है, लेकिन उससे अपने लोगों को आगाह करके किस तरीके से बचाया जा सकता है, मुझे लगता है कि वो एक सरकार की जिम्मेदारी है। और उसमें अगर सरकार अच्छे से काम कर रही है, वो जिम्मेदारी अगर पूरा कर रही है, तो सरकार अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रही है। ठीक है ठाकुर साहब, आप कितना मानते हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी इस समय पूरी तरीके से निभा रही है? जिस तरीके से इसमें बिजली का संकट चल रहा है, कोयले का संकट चल रहा है, कितना आप इसको सही मानते हैं कि सरकार जिस तरीके से वादे करते हुए नजर आ रही है कि पूरी तरीके से सब कुछ ठीक चल रहा है, जो ठीक नहीं चल रहा है उसमें सरकार काम कर रही है, लेकिन इसमें भुगतना तो जनता को ही है, चाहे आपकी सरकार रही हो चाहे अब बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल सही कहा प्रियव्रत भाई। देखिए, हम जब से हमने होश संभाला है तब से मैंने कभी नहीं सुना था कि एक्सप्रेस ट्रेन को, जनता की ट्रेन को रोक करके मालगाड़ी के ट्रेन को, जब कभी ट्रैफिक ज्यादा है, यात्रियों ने इसका विरोध भी किया है ठाकुर साहब जी, यात्रियों ने इसका विरोध भी किया है जी। मैं वही कह रहा हूँ, जबकि जनता के लिए मालगाड़ी के लिए अलग से ट्रैक बने हुए हैं, फिर भी उन ट्रेनों को रोक करके मालगाड़ी को
जो कोयले से लगी हुई ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए उन गाड़ियों को रद्द कर दिया उन्होंने। और गर्मी का माहौल है, लोग अपना घर जा रहे, शादी विवाह का मौसम है। मैंने ये पूरे जिंदगी में पहली बार सुना। इसका मतलब है कि ये सरकार पूरी तरह से नाकाम है। कहीं ना कहीं ये शुरू से स्ट्रेटजी नहीं बनाती, इसका कोई शुरू से स्ट्रेटजी नहीं होता कि हमको मार्च में क्या करना है, अप्रैल में क्या होना चाहिए, जून में क्या होना चाहिए। बिना स्ट्रेटजी की सरकार जब चाहो तब मौसम पे आके काम करते हैं। इसलिए ये सरकार देखिए पूरी तरह से फेल है प्रियव्रत भाई। मुझे लगता है कि फिर से माननीय मोदी जी जिस ढंग से अपने आप को कहलवाते हैं कि हम बहुत बड़े तोप हैं, हम बहुत सब कुछ कर देंगे, हम हर जगह देख लेते हैं, हर यहाँ पे आके देखे ना, कोयला को भी देखे, बिजली को भी देखे, वहाँ खुद ही देखे। किसी भी मंत्री को किसी मंत्रालय से किसी का बयान नहीं आने देते हैं। लेकिन वो तो आरोप लगाते हैं कि आपका ही जो बोया हुआ वही वो काट रहे हैं और उसमें खाद पानी डाल रहे हैं, सही हो जाए वो। नहीं, हमारा बोया हुआ क्या, हम लोग जितना कुछ बना के दिए 70 साल में कांग्रेस ने जो बनाया उसी तो वो काम कर रहे हैं। केवल उसी को सुधार करके, उसी को चला करके दिखा दें तो यह देश जो है ना कितनी तरक्की हो जाएगी, कितनी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। आपको मैं बता रहा हूँ कि जितने भी स्टील प्लांट हैं, महारत्न कंपनियां हैं, यदि उस महारत्न कंपनियों को फिर से ये चला दें, बेचने का काम ना करें तो अधिकांश बेरोजगारी दूर हो जाएगी। नए नए प्लांट्स को बैठाना चाहिए था। ये कह रहे हैं कि सिर्फ गांव में जाकर रोजगार करो, गांव में जाकर पकौड़े बेचो। ये तो समझिए कि सरकार की फेल्यूरिटी है। ये फिर से हमको पाषाण युग में ले जाने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए सरकार से चलने वाला नहीं है। बिल्कुल ये सरकार फेल है प्रियव्रत भाई। चलिए एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं अनुराग तिवारी जी से इसी बीच, क्योंकि समय का अभाव है। अनुराग तिवारी जी। जिस तरीके से कांग्रेस के मित्रगण बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये उनकी जिम्मेदारी है। विपक्ष में अगर वो हैं तो उनकी एक जिम्मेदारी है कि सरकार की जो भी काम है उनको आप सुधारने के लिए एक सकारात्मक क्रिटिसिज्म करें उसका। और मुझे लगता है कि वो अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ सुझाव हो जो अच्छे सुझाव हो उनके कार्यकाल में वो अपनी सरकार पर ना लागू करवाए हों, वो भी कहीं ना कहीं देने चाहिए, क्रिटिसाइज करने के अलावा। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, विपक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मैं तो चाहता हूँ कि कांग्रेस और अधिक स्ट्रांग होके बाहर निकले, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस बहुत एक कमजोर दिखाई दे रही है आज के समय में, मुझे लगता है कि उसका कहीं ना कहीं फायदा सत्ता में बैठी बीजेपी ले रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर किसी से भी जाके पूछेंगे तो इस बात का फायदा बीजेपी भली भांति ले रही है, क्योंकि उसको उसके सामने कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई ना संसद में ना सड़क पे। तो उस चीज को अगर कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी समझ लेती है तो मुझे लगता है कि वो भी आम जनता के लिए बहुत भलाई का काम होगा। और इसी मुद्दे पे और जिम्मेदारी दिखाकर ही आने वाले समय में भी कांग्रेस जनता के बीच जा सकती है और सत्ता में आने की वापसी का एक रास्ता बना सकती है। जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इसमें पहल करनी चाहिए। फिलहाल समय का अभाव है और समय इजाजत नहीं दे रहा है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर समझने की कोशिश की जाए तो देश उस समय एक विषम परिस्थिति से गूंज रहा है और वो परिस्थिति जो है, वो विषम समस्या जो है, वो बिजली का संकट है। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो सरकारें तो वादा करती है, क्योंकि बिजली, सड़क, रोटी और कपड़ा, मकान, ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो आज की जनता को ज़रूरत है। और इसमें आजकल बिजली के ऊपर पूरी तरीके से जनमानस निर्भर हो चुका है और वही बिजली आजकल संकट का विषय बन गई है। तो फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।